नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस चैनल अमित यूनिक कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज से जो शुरू होने वाला है बिहार पुलिस और रेलवे टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए साइंस का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। इसमें फुली डिस्कशन के साथ ये से पूछे गए क्वेश्चन सब यहाँ पे दिया जाएगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को कंटेंट बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, यदि अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो आप लोग मुझे जरूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, ठीक है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों, वाहनों से निकलने वाली गैस जो है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब थोड़ा करते हैं हम लोग ऑप्शन का ऑपरेशन, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सांकेतिक सूत्र CO होता है, ठीक है। और ये जो है CO, यदि कार्बन का अपूर्ण दहन बोलो, जहां कंप्लीट जले नहीं, अपूर्ण दहन वहां से रिलीज होता है हमारा CO, ठीक है। CO बोलो तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों एक जहरीली गैस है, ठीक है। और ये वैसा जहरीली नहीं है जो एक्सपोर्ट आपको मौत दे दे, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में पूरा फैलती है और हमारे बॉडी के हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके, ठीक है, और ये अपना कहते हैं ना कि हीमोग्लोबिन अपना घर बनाती है। मतलब बोले तो चल तेरे शहर में अपना आशियाना बनाते हैं, ठीक है। मतलब यही हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्ट करके अपना क्या करता है, अपना खुद का इस पे प्रभाव डालता है, ठीक है। और जब ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेता है तो ऑक्सीजन, जो कि हीमोग्लोबिन मेनली जाना जाता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन को ढोने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, जब CO जब हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाता है तो ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता है हमारे बॉडी में और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। इसी कारण से दम घुट कर लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए CO को मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाला गैस भी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं दोस्त कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता कैसे है। तो मेनली दोस्त हमने बताया यहाँ पे कि यदि कार्बन का या किसी भी फ्यूल का यदि अपूर्ण दहन हो, मतलब कि कंप्लीट वो जले नहीं, कंप्लीट वो उसका दहन ना हो, तो क्या रिलीज होगा, CO हमारा रिलीज होगा, ठीक है। अब आप लोग को मन में आता होगा सर यदि कंप्लीट दहन हो जाए तो कंप्लीट जल जाए तो क्या बनेगा। दोस्त, कंप्लीट यदि जल जाता है कोई भी फ्यूल, ठीक है, या कोई भी सब्सटेंस यदि कंप्लीट जल जाए तो वहां से रिलीज होता है हमारा CO2। क्या रिलीज होगा भाई, CO2। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के ही बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्त क्वेश्चन बनता है, गाड़ियों से निकलने वाला, यहाँ जैसे क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो वाहनों से निकलने वाला जो मेनली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही जहरीली गैस मानी जाती है, इसे दम घुटने वाला गैस भी कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से 30 गुना ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, ठीक है। और हमारे बॉडी के हीमोग्लोबिन पे खुद का कब्जा कर लेता है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन का, ठीक है, नेक्स्ट हमें थोड़ा ऑप्शन है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। यहां से एक भी क्वेश्चन बनता है दोस्त कि हमारे वायुमंडल में CO2 की कितनी परसेंट है, CO2 की मात्रा कितनी परसेंट है दोस्त। यहाँ ऑप्शन बहुत क्लोज देता है, यहाँ पे गौर से देखने वाली बात है कि यहाँ CO2 की मात्रा हमेशा 0.03% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में कितनी है, 0.03% है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं भाई, यदि कार्बन डाइऑक्साइड का ये परसेंटेज यदि इंक्रीज हो जाए हमारे इन्वायरमेंट में तो क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को ना हम लोग ग्लोबल वार्मिंग गैस के लिए मुख्य जिम्मेवार गैसों में से एक मानते हैं। ग्लोबल
वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग गैस के लिए, ग्लोबल वार्मिंग गैस के लिए मुख्य जिम्मेवार गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है, ठीक है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे अर्थ पे बढ़ती है, हमारी पृथ्वी पर बढ़ती है, तो क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो बहुत ही खतरनाक और ठीक है, भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ग्लेशियर पिघल सकता है। उसके बाद तो ग्लेशियर को तो बात हटाइए, सबसे पहले टेम्परेचर में इंक्रीजिंग इतना आ जाएगा कि हम सर्वाइव करने लायक नहीं रह जाएंगे इस अर्थ पे, ठीक है। अब तो चाहते हैं दोस्त मार्स गैस के बारे में, तो अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा करते हैं, इसका भी कर लेते हैं हम लोग ऑपरेशन, ठीक है, मार्स गैस के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं मार्स गैस के बारे में। ये इसमें जो वीडियो लिखा है मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कर लेंगे, थोड़ा साइड हट जाते हैं हम, आप लोग नोट कर लेंगे। नोट क्या कीजिएगा भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेवार गैस माना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस एग्जामों में, ठीक है, रेलवे और बिहार पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी परसेंट है, ये भी कई बार पूछ चुका है। तो दोस्तों 0.03% है। और थोड़ा परसेंट से बात याद आया दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट में गैसों के परसेंटेज, ठीक है, जो मेनली होता है, 2-4 जो एग्जाम में पूछता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा दोस्त। हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस, सबसे ज्यादा, दोस्त सबसे ज्यादा परसेंटेज में देखा जाए तो नाइट्रोजन, कौन होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये लगभग में 78%, कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, 78% इसकी क्वांटिटी हमारे अर्थ पे पाई जाती है, सॉरी इन्वायरमेंट में हमारे पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं फिर सेकेंड लार्जेस्ट गैस देखते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। तो सेकेंड है दोस्त, सेकेंड है ऑक्सीजन। सेकेंड कौन सा है, ऑक्सीजन, जिसको हम लोग प्राण वायु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका क्वांटिटी देखा जाए तो ये 21% है, कितने परसेंट है, 21%। अब दिमाग में चलेगा मित्रों कि तीसरा कौन सा होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तीन चार गैस दे देगा और बोलेगा कि इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको लिखिए। यदि परसेंटेज वैल्यू आपको याद नहीं रहता है तो आप लोग नहीं कर पाइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा आइए देखिए इसको, कह रहा है सबसे ज्यादा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, कितने परसेंट है, 78% है। उसके बाद सेकंड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है जी, तो ये है हमारा 21%। अब थर्ड आता है, तो थर्ड आता है दोस्त आर्गन। थर्ड कौन सा आता है, आर्गन, और इसकी मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में 0.90% है, 0.90% है, ठीक है। अब आते हैं किसको, फोर्थ कौन सा है, तो फोर्थ आता है बारी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का। ये 3-4 हम लोग याद रखेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम में सजाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ, थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे इतना डिस्कशन शायद ही कहीं मिल पाएगा आप लोगों को किसी भी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी एग्जाम और व्यू से जो भी VVI बने क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट हम दें, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, कैसे आप लोग चिपकाएं, ठीक है, कैसे आंसर दे उसका, ठीक है। इसलिए हम आइए देखते हैं हम लोग मार्क्स गैस के बारे में थोड़ा सा, इसका करते हैं ऑपरेशन मार्क्स गैस का। ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा मार्क्स। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। लेकिन आते हैं थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि ये मार्क्स गैस ये किसको कहते हैं भाई, मार्क्स गैस। ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस गैस को मार्क्स गैस के रूप में जानते हैं, या किस गैस का नाम अन्य नाम मार्क्स गैस है। दोस्त मार्क्स गैस जो होता है ना, मीथेन गैस को कहते हैं, किसको कहते हैं, मीथेन गैस को कहते हैं मार्क्स गैस। अच्छा, इसका एक और नाम पंख गैस भी बोलते हैं, ऐसे पंख गैस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड इसका ना सांकेतिक सूत्र पूछ लेता है CH4, क्या होता है, CH4। और जो हमारे घरों में LPG सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी बोल रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका होता है, मीथेन का। लगभग में 90 से लेकर के 95% तक, 90 से लेकर के 95% तक क्या पाया जाता है उसमें, मीथेन, ठीक है। एक और मीथेन से सबसे VVI क्वेश्चन बनता है कि धान की खेतों में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, धान की खेतों में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन बहुत सारे आपके सामने रहेंगे, ठीक है। तो धान की खेतों में दोस्तों सबसे ज्यादा मार्क्स गैस या मीथेन गैस पाया जाता है, कहाँ, धान के खेतों में,
ठीक है, धान के खेतों में कौन सी गैस, तो हमारा यही मार्क्स गैस या मीथेन गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। ठीक है, हमने अभी बताया था दोस्त, खाना बनाने में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो गैस खास करके हम लोग यूज करते हैं एलपीजी का। किसका, एलपीजी जो गैस है उसका यूज करते हैं। और एलपीजी अच्छा इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो हम खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस में किसका यूज करते हैं, एलपीजी का। और एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो एलपीजी में मुख्य रूप से हमारा मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन। और मीथेन का सांकेतिक सूत्र क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीथेन का सांकेतिक सूत्र है। ठीक है, लेकिन दोस्त एक और एलपीजी का बात आ गया, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पूछता है कि एलपीजी गैस का मुख्य संगठक कौन कौन सा है। ठीक है, एलपीजी गैस का मुख्य संगठक कौन कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, जब मुख्य संगठक पूछ देगा, क्या पूछेगा, मुख्य संगठक पूछ देगा। ठीक है, एलपीजी गैस का, किसका, एलपीजी गैस का मुख्य संगठक, क्या पूछेगा, मुख्य संगठक। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अच्छा से इसको लिख दे रहे हैं कि दिखाई देगा आप लोगों को। मुख्य संगठक एलपीजी का मुख्य संगठक क्या होता है, ब्यूटेन। इसको दो हो जाते हैं, एक होता है ब्यूटेन और एक होता है प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मीथेन। क्या होगा, मीथेन, क्योंकि इसका परसेंटेज एलपीजी गैस में बहुत ज्यादा पाया जाता है। बाकी सबका हम लोगों ने कर लिया है पहले ही ऑपरेशन। ठीक है, जैसे में कि कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, दम घुटने वाला गैस बोलते हैं। और ये वाहनों से रिलीज होता है, वाहनों के जो धुआं निकलता है ना, उससे ये रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो फ्यूल का होता है अपूर्ण दहन वो तो वहां कंप्लीट वो जल नहीं पाता है। इसका आंसर क्या रिलीज करता है, तो रिलीज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सबके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल। क्या होगा, वनस्पति तेल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में यूज होता है, तो वो होता है कौन सा, तो वो होता है हमारा वनस्पति तेल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बाकी वो केरोसिन तेल के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, केरोसिन तेल क्या है, तो ये पेट्रोलियम का कहा जाए तो एक अपशिष्ट कह सकते हैं, एक तरह से एक अपशिष्ट जो लास्ट में बचता है तो उससे निकलता है हमारा केरोसिन तेल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की, ठीक है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों यहाँ से कि मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण जो होता है किडनी में। कहाँ होता है, किडनी में। हिंदी बोलो तो इसको ब्रिक। ठीक है, हिंदी से क्या होता है, ब्रिक। तो खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ब्रिक में होता है। किसी कारणवश से यदि ब्रिक हमारा प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, ठीक है, प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, तो इसके लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मशीन का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ठीक है, और एक खून का शुद्धिकरण का प्रोसेस भी क्या कहलाता है, डायलिसिस ही कहलाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायलिसिस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में
पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फल निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। और तथा दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि चर्म रोग को स्वस्थ रखने में भी कौन सा विटामिन हेल्प करता है, ठीक है, या कौन सा विटामिन जो है जरूरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। इसका नाम भी क्या है, विटामिन सी, और ऑप्शन भी क्या है, विटामिन सी, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं विटामिन सी के बारे में हम लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम, दोस्त जितना भी खास करके विटामिन देते हैं ना, तो विटामिन का केमिकल नेम आप लोग को याद रखना होता है। विटामिन ए का क्या नाम होगा, विटामिन बी का क्या नाम होगा, विटामिन सी का नाम क्या होगा। थोड़ा सा 2 मिनट समय लेंगे, थोड़ा सा विटामिन को संक्षेप रूप में हम समाप्त करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन, ठीक है दोस्त। सबसे पहले विटामिन, ये हमारे शरीर के पोषक तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। ये हमारे शरीर के पोषक तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद करने लायक है कि ये तो पोषक तत्व है, लेकिन इसको हम लोग इसको लेने से कोई कैलोरी एनर्जी नहीं मिलती है। मतलब इससे 0 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को मिलती है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे भाई तो जरूरी क्यों है, ये विटामिन जरूरी क्यों है, जब इससे हम लोग कोई एनर्जी नहीं मिलती है, कोई कैलोरी नहीं मिलती है, तो ये जरूरी क्यों है। दोस्त इसलिए बता दें कि जो विटामिन हमको रोगों से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है। बहुत सारे रोगों से लड़ने की शक्ति है क्या करता है, डेवलप करता है। इससे कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग को विटामिन जरूरी है, ठीक है। अब है विटामिन के प्रकार। दोस्त विटामिन को ना 2 भागों में बांटते हैं, इसके घुलनशीलता के आधार पर, इसके सोलबिलिटी के आधार पे, ठीक है। इसके सोलबिलिटी के आधार पे, घुलनशीलता के आधार पे इसे 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है दोस्त एक विटामिन वो जो कहाँ घुलता है, जल में। कहाँ घुले, जल में घुलने वाला। और दूसरा आता है फैट में घुलने वाला। फैट बोलते हो वसा में घुलने वाला विटामिन। तो दोस्त जल में घुलने वाला विटामिन होता है बी और सी, ठीक है। और फैट में घुलने वाला विटामिन, इसको एक ट्रिक से याद करते हैं दोस्त, ठीक है। फैट में घुलने वाला विटामिन और जल में घुलने वाला विटामिन, ठीक है। जल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर। क्या बोलते हैं, वाटर। और एक ब्लड ग्रुप पाया जाता है, और एक ब्लड टाइप पाया जाता है हमारे बॉडी में, जिसका नाम हम लोग जानते हैं क्या, WBC। क्या नाम है उसका, WBC। हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं इसको यहां से इरेज करते हैं हम, ठीक है, और लाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्या नाम है इसका, पूरा नाम लिखिए WBC। W बोलो तो W फॉर वाटर। क्या बोलेंगे, W फॉर वाटर, ठीक है। W फॉर क्या बोल देंगे हम, वाटर में घुलने वाला कौन सा है, WBC। मतलब विटामिन बी और सी जो है कहाँ घुलेगा, वाटर में घुल जाएगा, जल में घुल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फैट में घुलने वाला कौन सा है भाई, इसमें फैट में घुलने वाला कौन सा विटामिन है। तो दोस्त फैट में घुलने वाला विटामिन है, इसके लिए एक तरीका रखते हैं, कीड़ा। क्या याद रखेंगे, कीड़ा, KEDA, ठीक है, KEDA, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, कीड़ा। मतलब कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी के सभी कहाँ घुलनशील है, तो ये सभी के सभी जो है, ये सभी के सभी कहाँ घुलनशील है, तो फैट में, वसा में घुलनशील है, ठीक है। और थोड़ा सा इतना रहने देते हैं, काफी है। जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, तो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, ठीक है। विटामिन हो या कोई भी हो, जो भी चैप्टर उठा लेंगे, जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी आप लोगों को प्रैक्टिस यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। पहले तो आप लोगों को सब्जेक्टिव रूप में पढ़ाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ाया जाएगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, एंड एनालिसिस के साथ, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग विटामिन के प्रकार देख लिए। विटामिन जल में घुलने वाला कौन सा होता है, तो जल में होता है BC। इस हम ट्रिक लिखे हैं WBC, याद क्या रखेंगे, WBC। W फॉर वाटर और BC क्या हमारा विटामिन है, जो जल में घुलता है, ठीक है। अब फैट में घुलने वाला मतलब वसा में घुलने वाला विटामिन, तो वसा में घुलने वाला विटामिन के लिए ट्रिक क्या याद रखेंगे, KEDA, कीड़ा। क्या कहेंगे इसको, कीड़ा, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग अपने विषय वस्तु पे, ठीक है।
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमने क्या क्लिक किया है, विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी। और थोड़ा सा विटामिन सी का करते हैं ऑपरेशन। ठीक है, विटामिन सी का करते हैं ऑपरेशन। विटामिन सी का पूछता है रासायनिक नाम। सभी जितने भी विटामिन है सबका रासायनिक नाम पूछता है। ठीक है, सबका हम आप लोगों को बढ़िया से जब क्लास लेंगे विटामिन का तो उस समय बढ़िया से सब चीज प्रोवाइड करेंगे। अभी थोड़ा सा देखते हैं विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन सी से और बढ़ने वाले क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट करेंगे, अपने नोट्स में जरूर नोट करेंगे। ठीक है, विटामिन सी ये दोस्त ये दूध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन, विटामिन सी। ठीक है, दूध में नहीं पाया जाता है। थर्ड बात भाई, कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यह भी क्वेश्चन बनता है। कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाए, ये भी कौन सा विटामिन है भाई, तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी। ठीक है, और क्वेश्चन दोस्त कि घाव को भरने वाला, जैसे हम लोग देखें यहाँ पे घाव को भरने वाला कौन सा विटामिन है, तो घाव को भरने वाला दोस्त जो है वो भी कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी। घावों को भरने वाला, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, घावों को भरने वाला विटामिन, घावों को भरने वाला विटामिन, ये भी कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी। विटामिन सी। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, और इसको थोड़ा सा आप लोग जितना भी हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, जितना भी स्टार लगाकर लिखा है, और इधर भी ये वाला भी सेशन, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी काफी VVI है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ये हर एक एग्जाम में, अक्सर एग्जामों में देख लिया जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से विटामिन से बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसलिए सब सारी बातों को आप लोग जहां भी नोट्स बनाएंगे बढ़िया से बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा विटामिन ए और डी के बारे में भी थोड़ा सा हम कर देते हैं यहाँ पे डिस्कशन। ठीक है, अभी करते हैं सबको हम इरेज। आप लोग जो भी नोट डाउन करना है नोट डाउन वीडियो पोस्ट करके कर सकते हैं। इसका हमारा आंसर था विटामिन सी। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा विटामिन ए दोस्त, इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। ठीक है, अभी ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ठीक है, और खास करके बिहार पुलिस के एग्जाम पास में उसको ध्यान में रखते हुए अभी लेकर के चल रहे हैं हम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बन जाने वाला है वही लेकर के चलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन है, इसका नाम रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है इसका, रेटिनॉल। सेकेंड क्वेश्चन, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन पूछते थे, कई बार पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, इससे होता है हम लोग का नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब इसमें ना रातों में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से ये होने वाला रोग है दोस्त। इसका मेन सोर्स, ठीक है, इसका मेन सोर्स कहा जाता है ना, ऐसे विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, जैसे बोला जाता है गाजर। कौन सा है, गाजर। और खासकर जितने भी पीले फल हैं लगभग में उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन, एक और क्वेश्चन अब की बार एसआई में, अब की बार बिहार एसआई जो 12 से 75 था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था प्रीवियस प्री में। ठीक है, कि सुनहरा चावल, ठीक है, गोल्डन राइस किसका मुख्य सोर्स है। ठीक है, गोल्डन राइस किसका मुख्य स्रोत है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो गोल्डन राइस भी किसका सोर्स है, विटामिन ए का। ठीक है, अब ज्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे, बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और बढ़िया से बताएंगे। इतना ही क्वेश्चन बिहार पुलिस में बन सकता है लगभग में, इससे ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के बारे में दोस्त, विटामिन बी ये अपने आप में ना इसका सीरीज चलता है, अपने आप में क्या चलता है, सीरीज का। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, ठीक है, B11, B12। ठीक है, कहीं कहीं B9 के बाद डायरेक्ट B12 भी दे देता है, सबका अपना अपना नाम है। हम डायरेक्ट केवल ना विटामिन बी पूछता है, विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, बस सिर्फ यही पूछ सकता है। विटामिन बी के कमी से यदि पूछे, यदि आप लोग को वहां पे क्लासिफाई ना करे कि विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3 यदि ऐसा कोई नाम ना दे, सिर्फ ये दे कि विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है,
ठीक है, या विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है, ऐसे केवल विटामिन बी का कहेगा तब विटामिन 1 2 3 4 में आएगा, तो फिर सॉरी विटामिन 1 का है, विटामिन 2 का है, विटामिन 3 का है, विटामिन 5 का है, तो इस सब का अलग अलग नाम हो जाता है। लेकिन मेनली जो होता है ना विटामिन बी को, बी का रासायनिक नाम हम लोग थायमीन ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थायामीन। क्या लिखते हैं? थायमीन। और हालांकि ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम भी है। किसका नाम है? B1 का पूछे तो, या विटामिन बी का पूछे तो लगभग में हम लोग क्या डालेंगे? थायमीन ही डालेंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्त, विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होगा। यदि ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो सिर्फ विटामिन बी के कमी से पूछे तो क्या लिखेंगे? विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग जो है कौन सा है? बेरी बेरी। कौन सा रोग है? बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है किससे कमी से? तो विटामिन बी की कमी से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है, थोड़ा सा 2 मिनट इसके बारे में भी आप लोग समझ दीजिएगा। ठीक है, ऐसा पूरा ऑप्शन का डिस्कशन कोई नहीं कराएगा जल्दी। ठीक है, आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। आई होप कि आप लोग मेरे इस चैनल को, मेरे इस कंटेंट को आप लोग पसंद करेंगे, और आप लोग यदि पसंद करते हैं, प्यार करेंगे, तो जरूर इससे बढ़िया कंटेंट भी आप लोग के सामने हम लाने का कोशिश करेंगे। आते हैं यहाँ पे विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा करते हैं अब इसका भी ऑपरेशन। विटामिन डी, इसका क्वेश्चन, इसका रासायनिक नाम पूछता है। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम किसका भाई? तो विटामिन डी का। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन पूछता है विटामिन डी का सोर्स, मतलब मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। क्या है? सूर्य। विटामिन डी क्यों जरूरी है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए जरूरी है, हड्डियों के मजबूती के लिए, हड्डियों के मजबूती के लिए, हड्डियों के मजबूती। ठीक है, हड्डियों के मजबूती के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन डी। और एक क्वेश्चन पूछता है विटामिन डी ये मछलियों की यकृत में पाया जाता है। मछलियों के यकृत, बोले तो लीवर। मछलियों के यकृत में पाया जाने वाला कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी। मतलब मछली का यकृत भी क्या है? ये विटामिन डी का सोर्स है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं हम लोग उत्तल लेंस। अब थोड़ा दूर दृष्टि क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु ही साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, नाम पे मत जाइएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु ही साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत है दोस्त। फ्यूज मतलब किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव पे, कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे, कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पे, कि विद्युत का यांत्रिक प्रभाव पे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज जो होता है, फ्यूज किसका बना होता है? क्वेश्चन ये भी पूछता है फ्यूज किसका बना होता है? फ्यूज किसका बना होता है? फ्यूज होता है शीशा और टीन का। शीशा और टीन का बना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न इनमें से कौन सा विटामिन जो खट्टे फल, रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका पहले क्वेश्चन हम लोगों ने इसका ये क्वेश्चन कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसकी कमी से मधुमेह होता है? निम्न में किसकी कमी से मधुमेह होता है? मधुमेह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। इसका क्या नाम है? डायबिटीज। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डायबिटीज। इसमें होता क्या है कि जो इसमें हमारे ब्लड में शुगर मतलब ग्लूकोज का क्वांटिटी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ग्लूकोज का क्वांटिटी बढ़ जाता है।
ग्लूकोज का क्वांटिटी बढ़ जाने से क्या होता है, ग्लूकोज का क्वांटिटी बढ़ जाता है। अब आप लोग दिमाग में रखोगे बढ़ जाता है मतलब क्या, फिर इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, तो दोस्त हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने वाला होता है इंसुलिन, एक हार्मोन होता है। कौन होता है, इंसुलिन। कौन होता है, इंसुलिन। इंसुलिन ये एक हार्मोन है, क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या करता है, ये डायबिटीज ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का कहें तो या ब्रेक डाउन करने का काम करता है हमारे बॉडी में। यदि यही इंसुलिन हमारे बॉडी में कम स्राव होने लगता है, क्या होने लगता है, इंसुलिन का स्राव हमारे बॉडी में कम होने लगता है। जब इंसुलिन का स्राव कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, आगे बढ़ेगी। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो कौन सा बीमारी होगा, मधुमेह या डायबिटीज। अब एक बात आया कि सर इंसुलिन हार्मोन है, तो फिर लिखा हमने इंसुलिन का स्राव, तो इंसुलिन का स्राव होता कहाँ से, एक क्वेश्चन दिमाग में चलना चाहिए, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। ये भी VVI क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इंसुलिन का स्राव जो होता है ना, अग्नाशय के, ठीक है, अग्नाशय के लेंगरहैंस की दीपिकाएं, यहां पे दिख जा रहा है तो नीचे लिख लेते हैं इसको हम, ठीक है। अग्नाशय के लेंगरहैंस की दीपिकाएं, लेंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है। अग्नाशय के लेंगरहैंस की दीपिकाएं के बीटा कोशिका से क्या निकलता है, तो निकलता है हमारा इंसुलिन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंसुलिन का स्राव, जितना बोल रहे हैं दोस्त, जितना बोल रहे हैं सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे बोल ज्यादा रहे हैं, क्वेश्चन लिख कम रहे हैं यहाँ पे, तो माइंड खोल करके बढ़िया से आप लोग इस वीडियो को देखिए, हमारी बातों को सुनिए, और जो भी लगे कि हाँ ये पॉइंटेबल है तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो इंसुलिन है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का स्राव जो होता है अग्नाशय के लेंगरहैंस की दीपिकाएं से, ठीक है, दीपिकाएं से बीटा कोशिका से होता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ग्रंथि कहेगा तो क्या डालेंगे, अग्नाशय। लेकिन यदि वो डीपली पूछ जाएगा तो पूछे किस कोशिका से होता है, तो बीटा कोशिका से। किस कोशिका से होता है, बीटा कोशिका से, ठीक है। ऐसे हमारे लेंगरहैंस की दीपिकाएं में अल्फा बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बारे में जब सिलेबस बढ़िया से पढ़ाएंगे तो जो क्वेश्चन आएगा उसको डिस्कशन करेंगे। यदि डिस्कशन ही इतना लंबा करेंगे तो क्वेश्चन छोटा होगा, क्वेश्चन कम होगा और डिस्कशन इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बस छोटा में डिस्कशन करते हुए छोटा पैकेट बड़ा धमाका के साथ आप लोगों के साथ चल रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारा इंसुलिन हो गया। इसका स्राव जब क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, डायबिटीज होता है, ठीक है। इंसुलिन हो गया हमारा, इंसुलिन का स्राव जब कम होगा तो क्या होगा, डायबिटीज होगा। और इंसुलिन निकलता कहाँ से है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, मार्क करके लिखा है हम यहाँ पे मार्क करके हमने लिखा है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय के लेंगरहैंस की दीपिकाएं की बीटा कोशिका से निकलता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन एक है कार्बोहाइड्रोलिसिस, ठीक है। ऑप्शन बी है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो है, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, ये सभी के सभी स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, हिंदी में इसे स्वपोषी बोलते हैं। और जितने भी हरे प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो भोजन के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है। और किस विधि के द्वारा बनाते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जिस विधि के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब थोड़ा सा इस बात को भी थोड़ा देख लीजिए मित्रों, इस बात को भी समझ लीजिए कि क्या जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है या जो हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस एक प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। एक प्लांट से, जैसे एक हमारा ये प्लांट्स हो जाए, एक हमारा ये प्लांट्स हो जाए, तो इस प्लांट्स को क्या क्या चाहिए,
इस प्लांट्स को क्या क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कच्चा सामग्री कौन कौन होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं या किस किस रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रॉ मटेरियल्स कौन सा होता है, इसको देखते हैं हम यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कच्चा सामग्री, शॉर्ट में लिख रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कच्चा सामग्री, ठीक है। तो दोस्त 4 कच्चे सामग्री की जरूरत पड़ती है। कितने कच्चे सामग्री की? 4 कह सकते हैं। एक होता है हमारा एक जो सनलाइट, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट बहुत ही अहम है। ऐसे तो चारों को चारों अहम है, एक के बिना प्रकाश, एक भी ऑप्शन होगा इस चारों में से तो ये जो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस वो संभव है ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण 4 कौन कौन से मटेरियल जो होते हैं, पहला है सनलाइट, दूसरा है हमारा CO2 जो इन्वायरमेंट से मिलता है, तीसरा है क्लोरोफिल, तीसरा कौन सा है क्लोरोफिल, और चौथा कौन सा है भाई, चौथा है CO2, चौथा क्या है CO2। तो लिख दे रहे हैं हम, आप याद करने का तरीका ऐसे याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण को चाहिए, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में चाहिए क्या क्या, ऐसे लिखिएगा। सूर्य प्रकाश, ऐसे लिखिएगा सूर्य प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, दूसरा हो गया हमारा क्लोरोफिल, तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई, तो तीसरा हो जाएगा हमारा CO2 जो हमारा इन्वायरमेंट से मिलता है, कहां से मिलता है, इन्वायरमेंट से, और चौथा क्या होगा भाई H2O, क्या होगा हमारा H2O, जल। ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसको ना एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा दिखाते हैं फोटोसिंथेसिस को, जो कई बार ये भी पूछा हुआ है, यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ पे और जाए ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है। क्या क्या चाहिए, ऐसे होता है 6CO2 प्लस में 6H2O, ठीक है। ऐसे देता है एरो का साइन, ऊपर लिखता है सनलाइट, नीचे लिखता है क्लोरोफिल, ठीक है। बनाता क्या है भाई, तो बनाता है ग्लूकोज, ठीक है। कैसे ग्लूकोज को फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C6H12, ठीक है, O6, ये बनाता है। और क्या बनाता है भाई, तो और बनाता है हमारा यहाँ पे रिलीज करता है ऑक्सीजन, क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन भी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस जो होता है उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट कौन सा गैस निकलता है, तो ऑक्सीजन ही निकलता है, ठीक है। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा ये प्रकाश संश्लेषण मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, किस तापमान पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा घनत्व में, और थोड़ा घनत्व का फॉर्मूला देखें हम लोग क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कनेक्शन। यदि एक बात बताइए, यदि पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब कहें यहाँ पे, कहें घनत्व में और आयतन में कैसा संबंध होता है, तो घनत्व में, अरे तो मक्खी हैरान करके रख दी एकदम, घनत्व, ठीक है। ये क्या होता है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आयतन के, यहाँ पे दिख जा रहा है, यहाँ पे सामने से देखिए वर्दी पर लिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा बढ़िया से इसको, ठीक है। लिख रहे हैं यहाँ पे घनत्व और आयतन में कैसा संबंध होता है, तो घनत्व और आयतन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि घनत्व बढ़ेगा तो हमारा आयतन क्या होगा, आयतन कम होगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पानी का आयतन कम होगा, सबसे कम होगा या न्यूनतम होगा किस पे। नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पे नोट कर लीजिए,
पानी का घनत्व, पानी का घनत्व न्यूनतम होता है, पानी का घनत्व न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये भी इसका भी आंसर क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है इसका सॉरी 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 एक मिनट घनत्व नहीं, घनत्व नहीं, ठीक है सॉरी माफ कीजिएगा। क्या पूछेगा पानी का आयतन, पानी का आयतन, पानी का आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और घनत्व क्या होता है ज्यादा होता है। क्यों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, इसको भी बीबीआई करके लिख लीजिएगा कि घनत्व में और आयतन में कैसा संबंध होता है। तो घनत्व और आयतन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, अरे इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना सकते हैं। ऐसे डायग्राम बनाए, ऐसे उल्टा भी बना लीजिए। क्या बना लीजिए भी। अच्छा वी फॉर वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, देखिए कैसे वी फॉर वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे हम मेंशन करें 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमारे करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे करते हैं 4 से बाद यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस। क्या करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन 0 डिग्री से बढ़ेंगे, 0 डिग्री से बढ़ेंगे तो क्या होगा, पानी का घनत्व क्या होगा, पानी का घनत्व क्या होगा। देखो जब 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं तो पानी का घनत्व, पानी का घनत्व क्या होगा बढ़ते जाएगा। क्या होगा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा और जब 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो उस समय क्या होगा हाई पीक पर हो जाएगा, मतलब पानी का घनत्व क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद से क्या होने लगता है, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ऊपर जाते हैं तो पानी का घनत्व क्या होने लगता है मित्रों, कम होने लगता है। पानी का घनत्व क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो क्वेश्चन बनता है जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक पानी के यदि सॉरी क्वेश्चन ऐसा बनता है यदि किसी पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होगा। तो घनत्व पहले बढ़ेगा, पहले क्या होगा बढ़ेगा और बाद में क्या होगा घटेगा, पहले क्या होगा बढ़ेगा और बाद में घटेगा। अच्छा आप लोग बोले बी पर वॉल्यूम होता है सर, आप घनत्व क्यों बता रहे हैं, तो भाई उल्टा रिलेशन होता है घनत्व में और किसमें, घनत्व में और आयतन में। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन क्या होगा कम होगा, आयतन क्या होगा कम होगा और उसके बाद से फिर क्या होगा जब 10 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो आयतन इसका बढ़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से आंसर कौन सा होगा आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए विथ डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है सॉरी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, विथ फुल डिस्कशन के साथ। ठीक है, जितना इसके बारे में जानते होंगे टोटल उसके साथ आप लोग क्या कीजिएगा इसका हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिनअप कीजिए, आप आंसर दीजिए। जिसका भी आंसर बढ़िया आएगा ठीक है और पहले आएगा उसका आंसर हम करेंगे पिनअप अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका छोड़ते हैं हम, आंसर हम नहीं देंगे, ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीटेड है, चलिए एक बार हो गया देख लेते हैं। फिर दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं कौन सा लेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये पूछेगा निकट दृष्टि दोष के लिए, किसके लिए, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज में आता है, तो अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया है ये। हाँ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है, आप लोग बताइए पश्चिम में, पूरब में, पश्चिम में, पूरब में, ऑप्शन सी है, उत्तर में ऑप्शन डी है, या नहीं दिखाई देगा, या नहीं दिखाई देगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम इंद्रधनुष के बारे में। और मेरे ख्याल से आज के बाद से इंद्रधनुष से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन
किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। जो भी इंद्रधनुष से बनने वाले क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, वो आज हम अभी यहाँ पे नोट कराते हैं। आप लोग जरूर अपने नोटबुक में इसको लिखिएगा, ठीक है। अरे हटो हटो यहां से, चलो देखते हैं इंद्रधनुष, ठीक है। किसके बारे में? इंद्रधनुष, ठीक है। तो ये ना हमारे एक वायुमंडलीय घटना है। कौन सी घटना है? वायुमंडलीय घटना, वायुमंडलीय घटना। अरे वायुमंडलीय घटना ये नहीं है, इंद्रधनुष के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। वायुमंडलीय घटना इसको नहीं बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, इसको साइड रखिए अभी, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बढ़िया से। वायुमंडलीय घटना है, ठीक है। वायुमंडलीय घटना कौन सा है? इंद्रधनुष। इसमें होता क्या है? इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो है ना, इंद्रधनुष एक ऐसी फिनोमिना है, ठीक है, एक ऐसी घटना है जहां पे सातों रंग जो होते हैं क्या होते हैं? सातों रंग जो होते हैं बिखर जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश जो तो मिक्सर होता है कितने रंगों का? 7 रंगों का। कितने रंगों का? 7 रंगों का। और यही 7 रंग हमारे जो आसमान में जो बिखर जाते हैं, बहुत बढ़िया दृश्य बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। क्या कहेंगे? इंद्रधनुष, ठीक है। अब इंद्रधनुष में क्वेश्चन पूछता है, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होंगे? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होंगे? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होंगे? 7 रंग होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? तो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, पूरे रंग के बारे में देख लेते हैं, बीच का तो छोड़ दो भाई, पूरा रंग को देख लो, ठीक है। तो इंद्रधनुष में जो रंग होता है, जो वहां पे रंगों का जो सीरीज चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है VIBGYOR, ठीक है। अब पूरा का तो नाम नहीं लिखेंगे, लिख दे क्या? पूरा का नाम लिख दें, ठीक है। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y से क्या होगा? येलो, O से क्या होगा? ऑरेंज, और R से क्या हो जाएगा? रेड। R से क्या हो जाएगा? रेड। इसी सीरीज में होता है, ठीक है। मतलब ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा, 2 3 4 5 6 ऐसे 7, ऐसे कितना रंग होता है? 7। पूछता है लास्ट में कौन सा रंग होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है V, यहाँ पे होता है V, यहाँ पे होगा V, यहाँ पे होगा I, यहाँ पे होगा B, यहाँ पे G, यहाँ पे Y, यहाँ पे O और यहाँ पे R। पूछता है बीच में कौन सा रंग? तो बीच में कौन सा है? G फॉर ग्रीन। G फॉर क्या? ग्रीन। ग्रीन का मतलब हरा, मतलब इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। बीच का रंग कौन सा होता है? हरा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। स्टार डालकर कहीं लिखिए, इंद्रधनुष में बीच का रंग, इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? बीच का रंग, इंद्रधनुष का बीच का रंग हरा, बीच का रंग हरा। अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है? अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ होता है बैगनी, अंदर की तरफ बैगनी, ठीक है। और एक पूछता है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ होता है मित्रों रेड, बोले तो लाल। क्या होता है? लाल। ये सीक्वेंस याद आप लोग रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? तो हरा, बीच का रंग हरा, ठीक है। बाहर की तरफ क्या होता है? तो लाल। अंदर की तरफ क्या होता है? बैगनी, अंदर की तरफ बैगनी। अब थोड़ा देखते हैं, ये देखो हमारे वायुमंडलीय घटना है, ठीक है। इंद्रधनुष हमारा वायुमंडलीय घटना है, और ये कब होता है? तो खास करके बरसात के दिनों में। कब होता है? बरसात के दिनों में होता है, ठीक है। और इसका एक विशेष बात ये है, VVI पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंद्रधनुष जब भी बनता है, इंद्रधनुष जब भी बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कहाँ बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। मतलब यदि सूर्य पूरब में है, सूर्य पूरब में है, तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? पश्चिम में। कहाँ बनेगा? पश्चिम में। यदि सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? पूरब में, ठीक है। अब आप लोग बोले सर यदि सूरज उत्तर में होगा तो मेरे भाई सर जो सूर्य होता है उत्तर में नहीं, इसका मेनली जो हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, या एक होता है दोपहर का समय जो सूर्य हमारे ठीक बीचों बीच होता है, ठीक है। साउथ और नॉर्थ में सूर्य को हम लोग डायरेक्शन के रूप में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे इंद्रधनुष भाई कब बनेगा, कब बनेगा, खास करके कैसे बनेगा? तो ये सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। कब बनेगा? सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। और ये भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष हमेशा बनता है, ठीक है, सूर्य के सामने, सूर्य के विपरीत, रात में, दिन में, रात में, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग हमेशा क्या टिक कीजिएगा? सूर्य जब भी इंद्रधनुष बनता है सूर्य के
विपरीत दिशा में बनता है। कब बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। तो एक बात बताइए, जब बात आया हमें दोपहर के 12 बजे, तो दोपहर के 12 बजे जो सूर्य जो होता है, मानते हैं हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, और सूर्य क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में हो जाता है, सीधी रेखा में हो जाता है। ठीक है, जब सीधी रेखा में होगा, जब सीधी रेखा में होगा तो बताओ तो इसका अपोजिट कहाँ जाएगा? इसका उल्टा कहाँ जाएगा? इसका विपरीत कहाँ जाएगा? तो इसका विपरीत तो जाएगा नहीं कहीं। ठीक है, इसलिए दोपहर के 12 बजे जो हमारा इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, बनता है नहीं बनता है। ठीक है, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष कभी भी किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, नहीं बन सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 12 बजे तो भैया ये दिखाई नहीं देगा। लगभग में इंद्रधनुष से इतने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने बोला ज्यादा है, लिखा कम है। ठीक है, तो जो बोले हैं उसको बढ़िया से ध्यान दीजिए और उसको बढ़िया से लिखिए। नोट्स एक एक करके बनाइए। नोट्स नहीं बनाइएगा तो मेरे भाई जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। नोट्स नहीं बनाइएगा तो संभव नहीं है। ठीक है, एक बार नोट्स बना लेने से कहते हैं ना कि जिंदगी जो होगी आसान हो जाएगी, आप लोगों का कॉम्पिटेटिव जिंदगी आसान हो जाएगी। कोई भी एग्जाम देने जाना, एक बार पलटिए आराम से और जाइए एग्जाम दीजिए, और एग्जाम दे करके मस्ती से आइए, रिजल्ट लेकर के आइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा, आप लोग क्या सर? धोने का सोडा खाने वाले सुने थे, धोने वाला कहाँ से आ गया? ठीक है, चलो मित्रों देखते हैं। कपड़ा धोने का बात किया जा रहा है। ठीक है, कपड़ा धोने वाला जो है सोडा का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। एक होता है कपड़ा धोने का सोडा, इसको बोलते हैं धवन सोडा। क्या बोलते हैं? धवन सोडा, ऐसे भी लिखता है धवन सोडा। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। लेकिन यहाँ पे रहता है ये जल से संयोजन करता है। किससे? वाटर से संयोजन करता है। तो बार बार पूछता है ये। ठीक है, यहाँ पे वाटर के भी क्वांटिटी दे देगा, कितना? 5H2O, 10H2O, 2H2O। तो इसको थोड़ा बढ़िया से याद रखेंगे। अब जो भी एग्जाम भाई पूछा जा रहा है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, लैंग्वेज उसका तो क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है। ठीक है, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन उसका लैंग्वेज वहीं पर डिफिकल्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही कहानी है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे हम दे देते आप लोग को ऑप्शन देते हैं यहाँ पे 5H2O, यहाँ पे देते 5H2O, 2H2O, इसके साथ में Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या होगा? धवन सोडा का पूरा सूत्र क्या होगा? ठीक है, Na2CO3 5H2O होगा कि 2H2O होगा कि 7H2O होगा कि 10H2O होगा? ठीक है, तो मालूम चलेगा गईलो भैंस पानी में। ठीक है, तो मालूम क्या चलेगा? गई भैंस पानी में, यदि बढ़िया से नहीं पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, जो बढ़िया से याद रखेंगे, धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। जल से संयोजन करने के बाद इसका फॉर्मूला बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या बनता है? 10H2O। इसको याद रख सकते हैं आसानी से। धोने वाला सोडा है। कौन सा सोडा है? धोने वाला सोडा है। अच्छा, कपड़ा पर धोते हैं तो अपने हाथ की 200 उंगलियां डुबाते हैं ना? कितने उंगली डुबाते हैं? 200। कहाँ डुबाते हैं? पानी में। कहाँ डुबाते हैं? पानी में। ठीक है, तो वही कर सकते हैं 10H2O, क्या बोलेंगे? 10H2O। ठीक है, चलिए ये हमारा धवन सोडा का क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में, एक और सोडा होता है भाई। ये क्या होता है? एक और सोडा होता है, उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। एक और सोडा होता है, ठीक है, एक और सोडा होता है जिसका नाम होता है खाने वाला सोडा। क्या होता है? खाने वाला सोडा। क्या नाम होता है? खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम है, ठीक है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, Na2 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्त, इसका ना एक फॉर्मूला ऐसे नहीं, ये जल के संयोजन के साथ फॉर्मूला पूछता है। ठीक है, इसका पूरा फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू
10H2O, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको हम लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, ठीक है। ऐसे तो परमाणु में जो होते हैं निम्न 3 मौलिक कण माने जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ऐसे नाभिक यदि हम एक परमाणु बनाते हैं, ठीक है, तो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, ठीक है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो होते हैं, मेनली ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ, ठीक है। इसके साथ ना पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इसको हम लोग अलग अलग करते हैं, ठीक है। ऐसा ग्रुप चलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कौन सा रक्त वर्ग जो है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। दाता का मतलब डोनर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ, ठीक है। यदि ओ में भी पॉजिटिव और निगेटिव दे, तो ओ नेगेटिव जो होता है, उसको हम लोग सार्वत्रिक दाता बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन में बाई द वे ए बी लिखा हो तो ए बी सही होगा, लेकिन यदि पॉजिटिव और निगेटिव के साथ लिखा हो तो ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव, इसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, इंग्लिश में यूनिवर्सल एक्सेप्टर के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा डिटेल्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। आप लोग उसको बढ़िया से देख लेंगे, हम यहाँ सिर्फ इसका आंसर देंगे और आगे निकलेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। एक क्वेश्चन पूछता है, बार बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, श्वसन के रूप में किस गैस का यूज करते हैं? प्लांट्स जो होते हैं श्वसन के रूप में किस गैस का यूज करते हैं? तो भाई जब भी बात है श्वसन का, रेस्पिरेशन का, ठीक है, तो रेस्पिरेशन के रूप में O2, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, क्या लेता है? O2 लेता है। बट बात है किसका? प्रकाश संश्लेषण का, तो उस समय क्या लेता है प्लांट्स? CO2 लेता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष यहां पे हम लिख रहे हैं एक तरफ मेल और एक तरफ लिख रहे हैं फीमेल, ठीक है। मेल जो होता है और मेल जीन जो होता है ना, एक्स वाई का संगठन होता है। किसका होता है? एक्स और वाई का। जबकि फीमेल होती है एक्स और एक्स का, ठीक है, एक्स और एक्स का। यहां से यदि हम लोग इसका क्रॉस कराते हैं तो एक्स आता है, और किसका और क्या आएगा? एक्स और वाई, ठीक है। यहां से यदि कोई पूछ रहा है पुरुष जीन संगठन होता है तो एक्स और वाई का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यही पुरुष जीन जिम्मेवार होता है किसके लिए? पुरुष जीन जो होता है जिम्मेवार होता है ये सेक्स डिटरमाइन के लिए, मतलब बच्चा बेबी क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। ये जिम्मेवार कौन होता है? तो मेल जो जीन होता है वही इसके लिए जिम्मेवार होता है। यदि एक सेक्स होगा, ठीक है, तो जो भी बेबी होगी वो हमारी गर्ल्स होगी, ठीक है। और जो एक्स वाई होगा ये क्या होगा? बॉय होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। दिया है रात्रि में, ठीक है, दिन में और रात में, ठीक है। नीचे दिया फिर दिन में और रात्रि में, सॉरी ऑप्शन दोनों सेम ही हो गया है, ठीक है। ऑप्शन डी है यहाँ पे केवल दिन में, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है,
चार रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, चार रॉ मटेरियल चाहिए, जिसमें से सबसे पहले मैंने बताया था सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जो है दिन में ही अवेलेबल हो सकता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण जो है, ठीक है, केवल दिन के समय संभव है, केवल दिन के समय संभव है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग अनुमानता है, ध्वनि का वेग अनुमानता है। दोस्तों जब ये अनुमानता पूछा जा रहा है ना, तो ये सिर्फ पूछा जा रहा है गैस में, गैसों में। कहाँ पूछा जा रहा है? गैसों में या वायु में कह सकते हैं। किसमें कह सकते हैं? वायु में, ठीक है। तो वायु में ध्वनि का वेग जो अनुमानता होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। थोड़ा समय ज्यादा हो गया जिसका इस क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वरना इसको बहुत बढ़िया से और डिस्कशन हम लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।